हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की क्लास के साथ ही हम एनटीए जो सीयूटी का जो सिलेबस है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं जो अभी एनटीए ने अपना एक सैंपल पेपर अपलोड किया है। सैंपल पेपर नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो अपलोड किया है साइट पर। आज हम उसी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका पूरा सोल्यूशन हम करने वाले हैं ताकि आपको ये एक आइडिया हो सके कि किस लेवल के क्वेश्चन सीयूटी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन ये रहता है कि सर किस लेवल की हम प्रिपरेशन करें। तो आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद, ये सारे क्वेश्चंस देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि किस लेवल की आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आप सीयूटी में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। और साथ ही एक चीज कहना चाहूंगा, चैनल का कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि इस चैनल के साथ जुड़े रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो सीयू2 से रिलेटेड वीडियोस वो सारे आपको लगातार मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो सैंपल पेपर है हमारा, हम उसी को सॉल्व करते हैं। तो सैंपल पेपर के लिए हम जाते हैं जरा ड्राइव पर। इसमें हमने पेपर प्रीवियस ईयर पेपर नाम से, अगर ये पेपर आप लोगों को एनटीए की साइट पर मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो आप गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर जाएंगे और गॉड क्लासेस ऐप में आपको जो फ्री स्टडी मटेरियल है वहाँ पर ये पेपर मैं अवेलेबल करा दूंगा। क्योंकि ये पूरा वीडियो करने से पहले आपके पास पेपर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई पेपर मतलब क्वेश्चन देखने में दिक्कत लगे तो आपके पास पीडीएफ होगी तो आप इजीली उसको समझ पाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता जाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पर सारा कुछ आई थिंक आपको दिख रहा है, ठीक है सब कुछ। तो ये जो पेपर है ये सेट नंबर 32 है, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। 30 अगस्त 2022 को ये पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट के अंदर ये पेपर हुआ था। तो काफी सारे पेपर लास्ट ईयर हुए थे, लेकिन जो एनटी है उसने अभी हमें एक पेपर अवेलेबल कराया है तो उसी का हम सोल्यूशन यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर अगर चले आप, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कंपल्सरी सेक्शन का क्वेश्चन है, यानी जो पहले 15 क्वेश्चन है वो आपको कंपल्सरी करने ही करने हैं। ठीक है, वो करने ही करने हैं आपको, उसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलने वाली। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस एंड ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। ये कह रहा है कि जो ए और बी हैं दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं और दोनों के दोनों डिफाइंड है, मतलब ए बी एंड बी ए ये दोनों डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि ए बी निकालना पॉसिबल है और बी ए भी निकालना पॉसिबल है। आपको पता है कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो उसी कंसेप्ट को यूज करके आपको इन चारों ऑप्शन में से आंसर देने हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि नंबर ऑफ कॉलम इज ए इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। जो ए के नंबर ऑफ कॉलम है और बी के जो नंबर ऑफ रो है वो आपस में इक्वल नहीं है, ऐसा यहां पर बोला गया है। सेकंड में कहते हैं कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। ठीक है, तो इसके अंदर ये कह रहा है कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर ए बी एग्जिस्ट करेगा तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो बराबर होंगे, और अगर आप उल्टा करके बी एग्जिस्ट करोगे तो इसका मतलब पहले वाले की रो और दूसरे वाले के कॉलम आपस में बराबर होने चाहिए, तभी ए बी या बी एग्जिस्ट करेगा। तो पहला ऑप्शन खत्म, दूसरा ऑप्शन खत्म। तीसरे ऑप्शन पे आता है कि बोथ मैट्रिसेस ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स की वजह से दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अब ऑर्डर सेम होगा तो ए बी और बी ए का ऑर्डर सेम होगा, तभी वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ए बी बी और बी ए बी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसमें बनेगा सी। तो पहले का आंसर बना हमारा सी। ठीक है, यहां हम टिक कर देते हैं भाई सी पर। इसका डी ऑप्शन भी देख लो, डी में कह रहा है कि बोथ मैट्रिसेस ए एंड बी डज नॉट हैव द सेम ऑर्डर। ए और बी का ऑर्डर सेम नहीं होगा, ऐसा ये कह रहा है। अगर ऐसा सेम ऑर्डर नहीं हुआ तो इसका मतलब उसका ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। हो सकता है एक एग्जिस्ट करे लेकिन दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है। अब इसमें आपसे पूछता है, इसमें पूछता है कि भाई देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब मैट्रिसेस आपको सही से दिखाई दे रही है तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रही है तो मैं लिख देता हूँ 2 -3 3 एंड 5, ये मैट्रिसेस है। तो ये कहता है कि पहले कॉलम में कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी ऑप्शन ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इनवर्स पता करने के लिए इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, 5 2 10, फिर माइनस का साइन, यहाँ आ जाएगा -9। तो डिटरमिनेंट 19 आ रहा है, यानी नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर होगी तो इसका मतलब इसमें जो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट है ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए।
ठीक है, ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे तभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। लेकिन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर -3 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तार कहाँ से आ गई इधर? इधर जाओ भाई। ठीक है, इसको एक बार एडजस्ट कर लेते हैं, जरा परेशान कर दिया आगे से। अब ठीक है। तो अब यहाँ पर एसिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि ये दोनों एलिमेंट अलग अलग है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ ए 19 है, तो वो देखा हमने निकाल के कि 19 आ रहा है, तो ये भी ठीक है। ए इज ए नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये सारे एलिमेंट जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए बनता है, बी बनता है और डी बनता है। ए बी डी देखो यहाँ पर, ये आपका ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 विद ईच एंट्री 0 और 1। जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का 2 by 2 है, 2 by 2 का मतलब हो गया कि इसके अंदर 4 एलिमेंट बनने वाले हैं। अब इसमें आप या तो 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो। पहले प्लेस पर आपके पास 2 ऑप्शन है, दूसरे प्लेस पर भी 2 ऑप्शन है, तीसरे पे भी 2 ऑप्शन है, चौथे पे भी 2 ऑप्शन है, तो 2 की पावर 4 कर देना, 16 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर आपको क्वेश्चन दिया है कि y इक्वल्स टू 1/x रेज टू पावर x, y इक्वल्स टू 1/x रेज टू पावर x, और फिर आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब यहाँ पर जैसे हमने पहले 3 क्वेश्चन करे, बड़े सिंपल सिंपल थे, बड़े जल्दी हो गए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है टाइम टेकिंग हो। तो एमसीक्यू का मतलब ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन आपको फटाफट निकल जाएगा, कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि देखते निकल जाते हैं, तो बैलेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैसे हमें करना चाहिए? तो अगर मैं इस x को ऊपर ले जाऊं तो ये बनेगा y इक्वल्स टू एक्स की पावर -x। और आप लोगों को अगर ध्यान हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर आप हमारे साथ रहे हैं क्लास 12th में, तो मैंने आपको एक फार्मूला हमेशा बताया कि y इक्वल्स टू, अगर आपके पास x की पावर x है, इसका आप डेरिवेटिव करते हैं तो x की पावर x इंटू में log x प्लस 1, ये हमारा आंसर आता है। तो इसी डेरिवेटिव को आप यूज करो। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था कि इसको आप याद कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे, तो यहाँ पर भी वो काम आएगा आपको। आपको नहीं याद होगा तो फिर आपको log से इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, तो बेटर है कि इसको याद रखना। अब यहाँ पर x की पावर -x है, तो आंसर आएगा x की पावर -x log x प्लस 1। और ये x की पावर -x की वजह से इसमें माइनस का साइन और आ जाएगा, तो ये इसका डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अगर आपको याद नहीं है तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको, फिर लॉग लेके सब करना पड़ेगा, आपके 3-4 स्टेप और इसमें एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब सेकंड डेरिवेटिव हम करते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव आप बच जाएंगे तो आ जाएगा d2y dx²। देखो यहाँ पर ये माइनस तो अभी बाहर रहने दो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव मतलब यही डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये सेम ही आएगा हमारे पास, -x की पावर -x log x प्लस 1। ठीक है, फिर अगले स्टेप में प्लस करेंगे, x की पावर -x को ऐसे ही सेम रखेंगे और log x का डेरिवेटिव कर देंगे, आ जाएगा 1/x। ये आ गया, ये हमारे पास है सेकंड डेरिवेटिव। अब ये कह रहा है कि भाई e की पावर e इंटू में सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू e। तो एट x इक्वल्स टू e पे पहले सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लो, यानी जहां जहां x है सब जगह e पुट कर दो आप। तो ये क्या बनेगा, माइनस, ये आ जाएगा माइनस e की पावर -e log e प्लस 1 e की पावर -e इंटू 1/e। ये हो गया। इसमें से देखो माइनस e की पावर -e को आप कॉमन निकाल दो, e की पावर -e को कॉमन निकाल दो, और यहां पर भी हमें e की पावर e मल्टीप्लाई करना है। तो e की पावर -e को चलो अगले स्टेप में लिखते हैं। ये जो माइनस का साइन है और ये माइनस का साइन है, इसको आप कर दो अंदर जाके प्लस। ये log 1 प्लस में log 1। तो एक चीज, एक कमी रह गई यहाँ पर, जब हमने इसका डेरिवेटिव करा तो इसका डेरिवेटिव तो ये आ गया, एक log x प्लस 1 यहाँ पर ऑलरेडी था, तो यानी ये 2 बार आना चाहिए था, तो इसका स्क्वायर आपको करना है। ठीक है, ये स्टेप वहां मिस हो गया। तो ये 1 प्लस में 1, log e की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस में 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4। ये हमने कॉमन निकाल ही दिया है, इधर रह गया 1/e। ये माइनस और ये प्लस मिलाकर यहाँ पर माइनस का साइन बनेगा। ये हो गया। अब ये e की पावर -1/e को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/e की पावर e, ये आ जाएगा 4 - 1/e, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाते हैं तो e की पावर e, और ये d2y dx², इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 - 1/e, और हमारा आंसर बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी।
तो ये क्वेश्चन अगर आपको ये डायरेक्ट डेरिवेटिव याद है तो काफी छोटा हो गया, नहीं कम से कम इसमें 4-5 लाइनें और इसमें आती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो इसमें कहता है कि द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव निकालना होता है। पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा और 2x का हो जाएगा 2। इसको पुट करेंगे, 0 को पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 1। तो हमारे पास दो इंटरवल बन गए, -∞ से 1 और 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, वैल्यू तो आप इजीली निकाल सकते हैं इसकी। इसको 0 के बराबर पुट करके फिर x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब हमारे पास हम क्या करते हैं, ये चेक करने के लिए कहाँ इंक्रीज है कहाँ डिक्रीज है, इसमें हम यूज करते हैं वेवी कर्व मेथड। अब वेवी कर्व मेथड क्या कहता है, वो कहता है कि भाई अगर आप यहाँ पर देखो f डैश x में अगर x का कोफिशिएंट अगर प्लस में, तो यहाँ से आप प्लस से स्टार्ट करो, प्लस फिर उसके बाद माइनस। अब डिक्रीजिंग कब होता है, जब नेगेटिव आता है। तो -∞ से 1, ये आपका आंसर आ गया, -∞ से 1। इसमें होगा यहाँ पर ये डिक्रीजिंग। ठीक, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई dx अपॉन में x इंटू में x की पावर 5 + 3, इसको करना है आपको इंटीग्रेट। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन की स्पेशल फॉर्म बनती है। इसमें जो यहाँ पर नंबर होता है उससे एक पावर कम करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये बना x की पावर 4। ठीक है, फ्रेम में ऊपर आ रहा है ना सही से। ठीक है, x की पावर 4, यहाँ पर x की पावर 5 बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होने के बाद x की पावर 5 प्लस में 3। इसका डेरिवेटिव करेंगे x की पावर 5 का, तो x की पावर 4 उसमें आएगा। तो आप x की पावर 5 को पुट कर लो t, आ जाएगा 5x की पावर 4 dx इक्वल्स टू dt। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, 5 नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो उस 5 को आप बाहर लिख लो, 1/5, और यहाँ से खत्म हो जाएगा dt, ये आ जाएगा t और t + 3। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बनती है। इस तरह की फॉर्म में एक शॉर्टकट मैं आपको बताता था कि अगर आपके पास कोई कंटिन्यू प्रोडक्ट है, ऐसे 1/t और t + 1, डिनोमिनेटर में t इंटू में t + 1 आता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे 1/t - 1/t + 1। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 3 है। तो इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से, इसके लिए आपको ना ऊपर 3 चाहिए। यहाँ पर अगर 4 होगा तो ऊपर 4 बना दो, यहाँ 5 है तो ऊपर 5 बना दो, और फिर हम यही वाला मेथड अप्लाई करेंगे। अब यहाँ ऊपर अगर हम 3 बनाएंगे तो यहाँ पर ऊपर हमने 3 लिखा। अब यहाँ पर 3 अब अपनी तरफ से कर रहे हो तो बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आपके पास ये बना। अब अगर ऊपर ये 3 आ रहा है और यहाँ भी 3 है, तो फिर आपको इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। आप इसको लिख सकते हो कि 1/t - 1/t + 3। ठीक है, हमेशा हर क्वेश्चन में आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि देखो सॉल्व करके देख लो, इसका एलसीएम करेंगे t + 3, यहाँ पर t + 3 बनेगा और -t, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 में t इंटू में t + 3, हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन ये दोनों लीनियर होने चाहिए, यानी कि पावर वाले आएंगे उसमें भी आप कर दो ऐसे ही, लीनियर होने चाहिए, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा log t, इसका करेंगे आ जाएगा log t + 3। अब इन दोनों को इकट्ठा करोगे आप तो जो प्लस वाली टर्म आती है ये ऊपर आ जाएगी, और t की जगह वैल्यू पुट कर देना x की पावर 5, नीचे आ जाएगा x की पावर 5 + 3, ये आपका बनेगा आंसर। अब यहाँ देख लो कौन सा आपका आंसर बनेगा। वैसे तो हमें आंसर ना यहीं से पता चल जाता है, 1/15 ना, सिर्फ एक में ही 1/15 है, तो अपना आंसर सीधा आप ये लगा देते हैं। तो जहां हमें बीच में क्लियर हो जाए कि हमारा आंसर ये आने वाला, वहीं पर ही लगा दो आंसर, क्योंकि एमसीक्यू कर रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ये x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x + 1, इसको आपको सॉल्व करना है। ये कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ रहा है qx - log x + 1 प्लस में c। तो ये जो qx है ना, सिर्फ आपको इसकी वैल्यू बतानी है, इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा वैल्यू बताने के लिए। अब इसमें देखो न्यूमरेटर जो है ना उसकी डिग्री बड़ी है, यानी ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है अभी, तो आपको या तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर आप इसको बैलेंस ही करके आइडेंटिटी लगाओ। आइडेंटिटी याद है तो फिर छोटा पड़ेगा, आइडेंटिटी याद नहीं है तो फिर आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके इसको सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो बेटर है कि आप इसको ऐसे लिखो x³ + 1 - 1। अब ये जो x³ + 1 है ना, आप इसको अलग करो और इसको आप अलग कर दो।
अब यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो, क्योंकि जो वन लिखा हुआ है वन को आप वन का क्यूब भी लिख सकते हो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी हो गई ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करो, एक्स की पावर 3/3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में एक्स, और इसका करेंगे माइनस लॉग एक्स प्लस वन प्लस में सी। अब इसको आप कंपेयर करोगे इससे, तो क्यू एक्स की वैल्यू ये बनेगी हमारे पास, ये क्यू एक्स की वैल्यू बनेगी, यानी एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में एक्स, ऑप्शन बनेगा इसका डी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्वेश्चन में ये मॉडुलस वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इसमें कह रहा है कि भाई -1 से 1 मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड एक्स। अब इस तरह के क्वेश्चन करने का ना आपके पास जब दो फंक्शन दे रखे हो तो तरीका क्या होगा कि या तो आप इन दोनों को अलग अलग कर लो, या आप इन दोनों को कंबाइन करके इकट्ठा फंक्शन बना दो। तो कंबाइन करके इकट्ठा फंक्शन बनाओगे थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो बेटर ये है कि हम इसको अलग अलग ही सॉल्व कर देते हैं। हम इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं, ऐसे इसको अलग कर देते हैं और इसको अलग कर देते हैं। अब ये मॉड वाले क्वेश्चन के अंदर हम प्रॉपर्टी यूज करते थे कि ये पहले हम यहाँ जो मॉड को हटाने के लिए पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से हम निकालते हैं, x माइनस 2 को 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला तो x की वैल्यू आ गई 2। अब जो लिमिट है वो तो -1 से लेकर +1 है, तो 2 तो इसमें आएगा ही नहीं। तो 2 इसमें नहीं आएगा तो ये क्रिटिकल पॉइंट आपको लेना ही नहीं। तो सिर्फ यहाँ पर लिमिट -1 से 1 ही रहेगी। अब इस बीच में आपको देख लेना है कि अगर वैल्यू को यहाँ पर आप पुट करते हो तो साइन माइनस का आता है या प्लस का आता है। तो -1 और 1 के बीच में से आप कोई भी एक वैल्यू ले लो, मान लो 0 ले ली, तो 0 माइनस 2 करेंगे, माइनस में आंसर आएगा। अब माइनस में आंसर आना है तो इसका मतलब मोड हटा दो और ऐसे माइनस में लिख दो। उसके बाद यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, 0 आप यहां पर इसके बीच में रख सकते हो। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, -1 से 0 और 0 से 1। अगर आप -1 से 0 लेते हो तो उस बीच में ये नेगेटिव आएगा तो -x हो जाएगा, और 0 से 1 लेते हो तो उस बीच में ये प्लस आ जाएगा। तो मोड सबके हट गए, बस आपको इसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगानी है। इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इस माइनस को ना माइनस को चलो अंदर ही ले जाते हैं। ये ऐसे बन जाएगा -x²/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 2x। लिमिट आ गई -1 to 1। उसके बाद फिर यहाँ पर ये माइनस है, इसको भी हम अंदर ले जाते हैं ऐसे, -x²/2, लिमिट आ गई -1 to 0, यह आ गया खाली x²/2, लिमिट आ गई इसकी 0 to 1। अब बस लिमिट लगानी है आपको, इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा -1/2 +2, माइनस का साइन, -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये -1/2 ही रहेगा, और इधर आ जाएगा -2। यहाँ पर देखो, यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन आएगा। अब -1 को यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2, यहाँ आ जाएगा 1/2 और फिर -0। अब इसको पूरे को सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से देखो -1/2 है, ये +2 है, इसकी ब्रैकेट खोलोगे, +1/2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। इधर से ये +1/2 हो गया, उधर से भी +1/2 हो गया। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4, और ये दोनों मिलाकर 1 बनेगा। आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन बनेगा इसका बी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कहता है कि a इसका ऑर्डर है और b इसकी डिग्री है, और इसकी वैल्यू बताओ। तो a ऑर्डर है, यहाँ पर देखो y के ऊपर सेकंड 2 डैश लगे हुए, 2 डैश मतलब डबल डेरिवेटिव हो रहा है, और कहीं पर डेरिवेटिव इससे ज्यादा नहीं है, तो मतलब ऑर्डर इसका हो गया 2। तो a की वैल्यू आ गई 2। डिग्री के लिए हम इसी की पावर देखेंगे, तो इसकी पावर होल पावर कुछ नहीं दे रही, तो इसका मतलब b की वैल्यू 1 हो गई। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर उठा के आप पुट करो, 2a, a की जगह 2 आ गया, प्लस में 6 इंटू में b, 4 और 6 10, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो 10th क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ कहता है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ विच। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, किस फैमिली को रिप्रेजेंट करती है ये हमें बताना है। इसको आप उधर लेके जाओ पहले, और dy के नीचे y वाली टर्म को रखो, x को dx के नीचे ले जाओ, इंटीग्रेट कर दो। वेरिएबल सेपरेबल कर दिए हमने, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log y, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log x, और प्लस में आ गया log c।
लॉग हटाएंगे तो इधर से y, इन दोनों कंबाइन हो जाएंगे, प्लस हो रहा है ना, तो कंबाइन हो जाएंगे, तो यहाँ से रह जाएगा खाली एक्स सी। अब ये आपके पास इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन में अब आपको बताना है कि ये सर्कल है क्या। सर्कल तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सर्कल में तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म। नीचे भी सर्कल दे रखा है, ये भी खत्म। ये दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है। स्ट्रेट लाइन ये हो सकती है क्योंकि एक्स की पावर भी 1 है, वाई की पावर भी 1 है, तो स्ट्रेट लाइन तो ये बनेगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन कौन सी बनेगी, इसमें कह रहा है कि ये पास कर रही है -1 6 से। अगर हम एक्स वाई की जगह 6 रखें, एक्स की जगह -1 रखें, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि सी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये भी ऑप्शन खत्म। ये वाला ऑप्शन बनेगा क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ ओरिजिन, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 डालोगे तो दोनों साइड सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11th क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ये लेंथी क्वेश्चन हो सकता है। कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि कुछ क्वेश्चन बैलेंस, मतलब आपको बैलेंस बनाना होता है, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन अभी पीछे डिफरेंशियल इक्वेशन के 2-3 क्वेश्चन करे बड़े आसान थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, करके देखते हैं। यहाँ पर है वाई ई की पावर वाई डी एक्स, इधर यहाँ पर है एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो आप पहले तो क्या करो, डी एक्स बाई डी वाई या डी वाई बाई डी एक्स बनाओ। अब यहाँ पर क्या आपको बनाना चाहिए, ई की पावर में एक्स अपॉन वाई दिया हुआ है, तो आपको डी एक्स बाई डी वाई बनाना चाहिए। ठीक है, सही से दिख रहा है ना आपको इसमें, हाँ ठीक है। तो ई की पावर एक्स अपॉन वाई, सॉरी डी एक्स अपॉन डी वाई की हम वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर रह जाएगा आपके पास एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई। ये बन गया। अब यहां से हम इसको वेरिएबल सेपरेट करना चाहे तो होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ई की पावर में एक्स अपॉन वाई है, तो इस एक्स अपॉन वाई को हटाने के लिए आप इसी को पुट कर लो। एक्स अपॉन वाई को आप पुट कर लो, मान लो वी पुट कर लिया, इसको उधर लेके जाओ, ऐसे आ गया। अब यहां पर आप डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमने एक्स अपॉन वाई को खत्म करके वी में ले गए, तो हमें वहां पर वी वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर इसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू वाई करना, क्योंकि डी एक्स बाई डी वाई है इधर, तो इसका डेरिवेटिव करा डी एक्स बाई डी वाई, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, वी एज इट इज आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव 1। उसके बाद आ गया आपके पास वाई एज इट इज कर दो, और वी का डेरिवेटिव हो गया डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, पहले हमने वी को एज इट इज रखा, वाई का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस हमने वाई को एज इट इज रखा और वी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर इसकी जगह पर वो वैल्यू पुट करो, v प्लस में वाई डी वी बाई डी एक्स, इधर हो गया आपके पास x, x की जगह पुट करो वी वाई, x की जगह वी वाई पुट करो, और ये हो गया e की पावर v प्लस, इसको ऐसे रहने दो, नीचे आ गया y e की पावर v। अब ये जो इक्वेशन है ना आपकी, दो वेरिएबल में आ गई, एक v में और एक e में। अब ये एक अलग अलग हो सकते हैं, उसके लिए पहले इस v को उधर लेके जाओ, इस v को उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा -v। अब इसका आप लेना एलसीएम, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वी वाई ई की पावर वी प्लस वाई स्क्वायर माइनस वी वाई ई की पावर वी डिवाइडेड बाय वाई ई की पावर वी। ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ से आप इसको इधर लेके जाते हो, ये आपके पास इक्वेशन बन गई वाई डी वी बाय डी, वहाँ पर हमने क्या करा, डी वी बाय डी वाई आना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, यहाँ भी y आएगा, यहाँ भी y आएगा। ठीक है, तो डी वी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, इधर रह गया वाई स्क्वायर, इधर आ गया वाई ई की पावर v, इस y से ये कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो, e की पावर v को v के साथ ले आओ, यहाँ पर dy हो गया, तो e की पावर v का इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन करना है, e की पावर v, इसका आ जाएगा y प्लस में c, और v की जगह आप आ जाएगा e की पावर x अपॉन वाई इक्वल्स टू वाई प्लस सी। तो ये तो इसका आ गया जनरल सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पर इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि ये दे रखा है y 0 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप x की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 1 है, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, y की जगह 1, तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, कैंसिल, तो c की वैल्यू आ गई 0। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, e की पावर x अपॉन वाई, यहाँ आ गया y, और c की वैल्यू तो हो गई 0। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इस e को, क्योंकि अभी हमारा आंसर नहीं आया, आगे ये पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स ई,
एक्स की वैल्यू आपको बतानी है अगर आप वाई की जगह पर ई पुट कर दो। तो पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको जब आप उधर लेके जाओगे तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। इस वाई को भी इधर ले जाओ तो ये आ गया आपके पास। अब ये कह रहा है कि एक्स ई की वैल्यू पता करनी है आपको, तो वाई की जगह पर ई पुट करो, तो ई लॉग ई, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है तो ये ई बनेगा, यानी इसमें आंसर बनेगा हमारा ये। तो इस सेक्शन के अंदर यही क्वेश्चन था, एक थोड़ा जो टाइम टेकिंग था, ठीक है। लेकिन अगर बाकी क्वेश्चन को आप देखोगे तो आप ये कह सकते हो कि हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि बाकी कुछ क्वेश्चन में हमें टाइम बिल्कुल नहीं लगा, इसमें टाइम हमें ज़्यादा लगा। अगर इसको किसी को इसकी और कुछ शॉर्ट ट्रिक पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि बाकी स्टूडेंट्स और इसको अच्छे तरीके से कर सके और हम भी कर सकें। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में कहते हैं कि भाई यहाँ पर -1 to 1 e की पावर mod x ये दिया है, तो यहाँ भी मॉड वाला है। अब इसको भी आप मॉड वाले तरीके से कर दो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब आप इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो 0 आएगी वैल्यू। तो ये दो पार्ट्स में तोड़ देंगे, -1 से 0 और 0 से 1। -1 से 0 के बीच में मॉड की वैल्यू नेगेटिव आएगी, e की पावर -x कर देना, और इसके बीच में प्लस आएगी तो e की पावर x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर -x, और फिर -x की वजह से माइनस भी आ जाएगा, तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ गया, ये इसका आ गया। 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 मतलब 1 हो गया, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, -1 यहाँ पर पुट करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा खाली e, यहाँ पर भी आ जाएगा e, माइनस e की पावर 0 मतलब 1, ब्रैकेट खोलेंगे, -1 प्लस में e, इधर से आ जाएगा e -1, 2e -2, तो आप 2 कॉमन निकाल देना, e -1, ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर हम कहें कि ये क्लास 12th के सिलेबस से है तो ऐसा नहीं है, क्लास 11th में लेकिन आपने सेट्स पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ी थी, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आउट ऑफ सिलेबस ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है आउट ऑफ सिलेबस जो आसान हो बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा यूनियन वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, पी ए प्लस पी बी। नॉर्मली 11th का क्वेश्चन आता नहीं है, पर एक आध क्वेश्चन कहीं कहीं हो गया है ऐसा। यूनियन की जगह आ जाएगा 7/12, पी आ गया 5/12, ये आ गया 3/12, और इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है। तो इसको आप इधर ले जाओगे, प्लस हो जाएगा, 5 3 8, 8 में से 7 एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1/12। तो इसमें ऑप्शन बनेगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। इसमें कहता है कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको ये दे रखा है, और इसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करनी, और के की वैल्यू नहीं, वेरिएंस की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उसके लिए भी के की वैल्यू तो पहले फाइंड करनी पड़ेगी। अब के की वैल्यू हमें पता है कि इन सब का जो टोटल होता है ये 1 होता है, तो 2 3 4 और 2 6, 6k प्लस 0.1, ये मिलाकर 1 के बराबर होगा, तो 6k की वैल्यू आ जाएगी 0.9, और k की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन में डेसिमल हटा देंगे 60, 3 3 9, तो k की वैल्यू 3/20 है। अब हम वेरिएंस निकालते हैं इसका। अब वेरिएंस निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या होता है वेरिएंस का, ये होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ई एक्स स्क्वायर निकालने का मतलब क्या होगा कि एक्स की वैल्यू का स्क्वायर करके फिर उसको पी से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स की वैल्यू इसका स्क्वायर करना है, ये जो टेबल है इसका स्क्वायर करना है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, और 0 को किसे मल्टीप्लाई करो 0 ही रहना है, तो पहली टर्म तो आपकी 0 बनी। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू में 2 के आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, 4 इंटू में के, यहाँ आ जाएगा 9 इंटू में के, इधर आ जाएगा 16 इंटू में 2 के यानी 32 के। ये तो आ गया आपके पास ये माइनस ई एक्स। ई एक्स का मतलब होता है एक्स को पी से मल्टीप्लाई करना, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ बस। ये आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 2 के, फिर आ जाएगा 2 के, फिर आएगा 3 के, और फिर आएगा 8 के, इसका है होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 32 प्लस 9 41 हो गया, 41 प्लस में 6 यानी 47 के, माइनस इधर आ जाएगा 2 और 2 4, 3 7, 7 और 8 15,
15k आएगा। अब 15k का स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा 225k स्क्वायर। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो k की 3/20। यहाँ करेंगे 3/20 का स्क्वायर करेंगे तो चलो 2 बार लिख देते हैं, या सीधा 9/400 लिख देते। 25 से 5 से काट दिया हमने ये, 5 चौक 20, और फिर 5 से काट दिया हमने ये आ गया। तो इधर से आया 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 और 2 41 और 14। इधर से आ जाएगा 9981/16। एलसीएम ले लेंगे इसका, 80 आएगा। 4 4 चौक 16 और 4 और 1 5, ये 5 पे जाएगा, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। माइनस करोगे 14 माइनस 5 9 आ गया। 5 माइनस 4, यहाँ पर 5 ही आ गया खाली, और 5 माइनस 4 1। तो ये देखो 159/80 फ्रैक्शन में आंसर दे रखे हमें, तो 159/80 ये हमारा आंसर बनेगा। उसके बाद आता है सेक्शन ए का एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है 15। ये हो गया एलपीपी से। तो इसमें कह रहा है कि आपको ये z दे रखा है और ये आपको कंस्टेंट दे रखे हैं, इसमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू इसकी बतानी है। अब यहाँ कॉर्नर पॉइंट नहीं दिए हुए हैं, तो कॉर्नर पॉइंट आपको फाइंड करने पड़ेंगे। अब कॉर्नर पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास देखो फटाफट हम क्या करते हैं, हम 2x में 2x+3y=28 को लेते हैं, x की जगह 0 करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 28/3, ये आ गया। और y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 14। दूसरा है x+y=10। तो यहाँ पर x को 0 करते हैं तो y 10 आ जाएगा, y को 0 करेंगे तो x 10 आ जाएगा। तो 10 इसमें ऊपर की तरफ आएगा, एक लाइन तो आपकी ये आ गई, ठीक है। और 10 इसमें ऊपर आएगा, थोड़ा इसमें अंदर आ जाएगा, तो ये लाइन आएगी। तो अब हमारा जो कॉमन पॉइंट है, जो हमारा इंटरसेक्टिंग वो शेडेड रीजन है, वो कौन सा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखो लेस देन इक्वल्स टू है, यहाँ भी लेस देन इक्वल्स टू है, तो शेडेड पोर्शन जो बनेगा ओरिजिन की तरफ बनेगा, यानी ये वाला जो शेडेड पोर्शन हमारा बनेगा। तो उसका एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया, एक कॉर्नर पॉइंट हो गया, एक कॉर्नर पॉइंट ये आपको निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, ये दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ पहली इक्वेशन में 2x प्लस में 3y=28 है। दूसरी इक्वेशन में खाली x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से कर दो, ये 20 कर दो, साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल। यहाँ पर y आ गया 8। y अगर 8 है, यहाँ पर रखोगे x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये वाला पॉइंट आपका बनेगा 2 और 8। अब इन तीन पॉइंट्स को डाल के बारी बारी से आप यहाँ पर चेक कर लो। अगर देखो ये वाला पॉइंट हम डालते हैं यहाँ पर, तो x की जगह तो 0 हो गया। यहाँ पर 2 को 28/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे वैल्यू बनती है 56/3। ठीक है, 56/3 मतलब 19 से मतलब 18.66 बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू डालते हैं, तो ये 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 24 बन रही है। अगर 10 0, ये 0 है, ठीक है, 10 0 डालते हैं तो 10 4 जा 40, इससे 40 बन रही है। तो इन तीन वैल्यूज में से सबसे जो बड़ी वैल्यू हमारे पास वो ये वाली आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी बनेगी इसमें 40। अब ये जो सेक्शन था आपका सेक्शन ए था, जो कंपलसरी सेक्शन था, इसमें एक भी क्वेश्चन आपको इसमें छोड़ना नहीं था। अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर देंगे तो सेक्शन ए में ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं आएगी। तो इस वाले अभी तक हमने जो पेपर करा है इसमें कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई है। हाँ, लेकिन लास्ट ईयर कुछ एक दो पेपर के अंदर ऐसा हुआ था कि ट्रिग्नोमेट्री आ गई थी, लेकिन इस साल उम्मीद करते हैं कि वो गलती हो ही ना, किसी भी पेपर में ना हो। तो जैसे ये वाला पेपर था, इसमें कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस 15 क्वेश्चन के अंदर अप्रोक्सीमेट 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे, लेकिन जो बाकी कुछ क्वेश्चन थे जो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन थे, उन्होंने आपका टाइम बैलेंस कर दिया। तो आपको टाइम का जरूर ध्यान रखना है कि टाइम किसी क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो उस क्वेश्चन को तो अभी छोड़ ही दो, उसको बाद में देखना, लास्ट में देखना, लास्ट में आप उसको करना तब जाके, ताकि आपके पास अगर टाइम बचे तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन B2 की, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर हम कर रहे हैं। B1 होगा कोर मैथ्स वालों के लिए और B2 होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के लिए। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले पोर्शन पे जब हम चलते हैं तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका कांग्रेस मॉड्यूलो का क्वेश्चन आपको मिल जाता है।
जिसमें आपसे बोला गया है कि फाइंड द नंबर एट ए यूनिट प्लेस ऑफ 17 रेज टू पावर 1 2 3। इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है, अब यहाँ पर देखो सिर्फ आपसे यूनिट प्लेस पूछी गई है। अब यूनिट प्लेस पूछी है तो जो लास्ट वाली जो टर्म है ना, आप इसको सॉल्व कर लो। आप 7 की पावर 123 को सॉल्व कर लो, ठीक है। इसका मॉड 100 निकालो, मॉड 10 निकालो, क्योंकि हमें लास्ट डिजिट से काम है, हमें पूरे नंबर से कोई काम ही नहीं है। लास्ट में क्या आएगा बस हमें उससे काम है। तो अब इसमें मैं आपको एक तरीका ये मॉड वाला बता रहा हूँ, एक तरीका मैं आपको और बताऊंगा, फिर आपको जो छोटा तरीका लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो मॉड वाले क्वेश्चन में हम जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि भाई ऐसी कुछ पावर हम ले लें जिससे हमारे पास रिमाइंडर -1 आ जाए या फिर +1 आ जाए। अगर मैं 7 की पावर 2 करता हूँ तो 49 आएगा, 49 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -1 आता है। कांग्रेस मॉडल अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको पता है कि माइनस में कैसे आएगा, प्लस में कैसे आएगा, ठीक है। नहीं पता तो कांग्रेस मॉडल वाली वीडियो देख लेना अच्छे से। तो अब मैं 7 की पावर 2 लेता हूँ तो रिमाइंडर आएगा -1। अब मेरे को 7 की पावर 123 तक पहुंचना है, तो डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, 2 की टेबल में 123 नहीं आता, तो हम 7 की पावर 2 की पावर कर देते हैं 61। तो इससे हमारे पास क्या 122 तक तो पहुंच ही जाएंगे। अब 61 इधर कराए तो 61 आप इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें लिखनी जरूरी नहीं है, मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको समझा भी रहा हूँ, आपको तो फटाफट फटाफट करना है। एक बार कंसेप्ट समझ गया आप तो फटाफट आपको करना है। ये 7 की पावर हो जाएगा 122, और इसमें मैंने 1 और यहाँ पर ऐड कर दिया, मतलब 7 की पावर 1। इधर आएगा ये माइनस में आएगा, इनटू में 7 कर देंगे, तो यहाँ पर तो 123 पूरा हो गया, यहाँ -7 बना। और -7 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके बचता है 3। तो ये हमारा आंसर बनेगा इसमें 3, ठीक है। अब इसमें दूसरा तरीका हम क्या लगा सकते हैं, वो आप किसी में भी जब भी यूनिट प्लेस की वैल्यू निकालनी है आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो। कैसे, आपको एक पैटर्न पता करना है। यहाँ भी हम 7 ही लेके चलेंगे कि 7 की पावर आप 1 करोगे तो 7 आएगा, 7 की पावर 2 करोगे तो 49 आएगा। 49 में भी बस 9 को लिख लो, आप इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, हमें तो लास्ट डिजिट से काम है। 7 की पावर 3 करोगे तो 7 9 जा 63 बनेगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और 7 की पावर आप 4 करोगे तो 7 3 जा 21 हो गया। 7 की पावर 5 करेंगे तो 7 1 जा 7 हो गया। सिर्फ लास्ट वाली डिजिट लिख लो, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि 7 की पावर 3 कितना आएगा, 4 कितना आएगा, 5 कितना आएगा, कोई जरूरत नहीं। बस लास्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करते हुए चलो। अब हमने देखा कि जब हमने यहाँ 5 पे पहुंचे तो फिर दोबारा 7 आ गया, मतलब ये जो साइकिल है ना, ये 4 नंबर तक चलता है। 4 के बाद फिर अगले 4, फिर अगले 4, फिर अगले 4, तो ये नंबर रिपीट होता रहेगा। अब आपको क्या करना, आपको पता चल गया कि हमारा जो साइकिल है ना वो 4 का है, तो आपको 4 से इसको डिवाइड करके देख लेना क्या रिमाइंडर बचेगा। तो 4 से आपने इसको डिवाइड करा तो 4 तिये 12, 3 आपका रिमाइंडर बचेगा, जीरो लगाकर 3 रिमाइंडर बचेगा। 3, अब यहाँ पर देखो जो रिमाइंडर आपका बचा है ना, उसमें देखो 7 की पावर 3 इधर है और इसका आंसर 3 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर है। जो भी यहाँ रिमाइंडर बचेगा या तो 1 बचेगा या 0 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, 4 तो बचेगा नहीं ना। तो यहाँ पर 3 पे आप देखोगे कि भाई क्या हमें हमारी लास्ट डिजिट क्या बन रही है, 3 बन रही है, तो वही हमारा आंसर है। अगर रिमाइंडर 2 आ जाता तो हमारा आंसर 9 बनता, रिमाइंडर अगर 4 आ जाता तो हमारा आंसर 1 बनता। 4 रिमाइंडर कैसे आ जाएगा, अच्छा ठीक है, वो साइकिल पूरा हो जाएगा तो रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से बस आपको चेक कर लेना, कोई भी क्वेश्चन आप करोगे ना, बस इसी तरीके से आपको चेक कर लेना कि आपका साइकिल कितना काम कर रहा है, 2 3 4 5 जितना भी करेगा उससे डिवाइड कर देना बस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम में आप जाओगे तो जो पहले वाला है यहाँ पर है 3 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड 9, ऐसे लिखा हुआ है। अब 3 की पावर 3 होता है 27, 27 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। तो रिमाइंडर 0 यहाँ किस में है, यहाँ पर है। अब आगे क्वेश्चन करने से पहले ये देखो कि ए का जो कॉम्बिनेशन हमारा बना है 2, यहाँ पर कहाँ है, ए का 2 यहाँ पर है, यहाँ पर और कहीं पर भी नहीं है, तो बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। अगर बाकी आप चेक करना चाहो कर सकते हो, यही आपका आंसर है। अगर ए की पावर, ए की जो वैल्यू 2 आ रही है ना यहाँ पर, अगर ये कहीं और भी दी होती तो फिर आपको बाकी चीजें चेक करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है कि एक मिक्सर है जिसके अंदर मिल्क और वाटर की जो रेशियो है ना 8 और x है। अगर आप उसके अंदर 3 लीटर वाटर ऐड कर देते हो तो 30, जो पहले जो मिक्सर है वो 33 लीटर का है,
अगर आप उसके अंदर 3 लीटर और ऐड कर देते हो वाटर, तो रेशो कितनी हो जाती है, 2:1 हो जाती है। तो x की वैल्यू क्या है? अब यहां पर मैं इसको ना लेकर मैं ऐड करने के बाद वाले प्रोसेस से लेके चलूंगा, क्योंकि यहां पर इतना तो पता है ना कि आपके पास 33 लीटर पहले मिक्सर है, 33 में आपने 3 लीटर और ऐड कर दिया, वाटर आपने बेशक ऐड करा लेकिन ऐड तो वो मिक्सर में हुआ, तो आपके पास मिक्सर की जो क्वांटिटी है ना वो अब हो गई कितनी, 36 हो गई। जब ये मिक्सर की क्वांटिटी 36 होगी तो उसमें जो रेशो है वो 2 और 1 की है। अगर मैं मिल्क की क्वांटिटी यहां से निकालू तो कितनी बनेगी, 2 में रेशो का टोटल है 3, इंटू में 36, 24 आ गई। और वाटर की क्वांटिटी कितनी हो गई, वाटर की क्वांटिटी 12 हो गई, दोनों मिलाकर 36 बन रहे। अब हमने वाटर मिलाया कितना था, वाटर मिलाया था हमने 3 लीटर, तो 3 लीटर इसमें से आप कम कर दो, तो आप पहले वाली सिचुएशन पे पहुंच जाओगे। ये मिलाने के बाद आई है, पहले वाली सिचुएशन में हमने 3 लीटर मिलाया था, तो इसमें से 3 अगर आपने कम कर दिया तो वाटर हो गया 9, मिल्क तो उतना ही रहेगा, 24 ही रहेगा, मिल्क तो 24 ही रहेगा ना। वाटर आपने कम कर दिया, 9 लीटर हो गया। और अब इसकी जो पहले रेशो थी वो कितनी थी, 8 और x थी, मिल्क और वाटर की। तो यहां पर आप रखो 8, यहां पे रखो x, इसको काटो, 3 3 9, 3 8 24, इससे कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 3, यानी आपने 3 लीटर वाटर इसके अंदर ऐड किया था। तो इस तरह से आप जा सकते हो, या फिर आप जाओ ऑप्शन से, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, या तो ऑप्शन से जाओ या फिर जैसे ये तरीका मैंने बताया ऐसे करो। क्योंकि ऑप्शन में नुकसान ये है कि अगर आपने मान लो आंसर 3 लीटर ये दे रखा है, अगर ये सबसे लास्ट में दिया होगा तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, इससे आपने ऑप्शन कहीं भी दे रखा हो कोई दिक्कत ही नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर कहता है कि एक मोटर बोट है जो कि एक स्टिल वाटर के अंदर ट्रेवल करती है इस स्पीड से, तो एक्स की वैल्यू होगी 15, स्पीड जो होती है जो स्टिल वाटर के अंदर स्पीड होती है उसको मैक्स से कंसिडर करते हैं, स्पीड ऑफ करंट यानी ये हो गया वाई। अब कहता है टाइम टेकन बाय बोट टू गो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अगर आप अप स्ट्रीम 36 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो आपको टाइम कितना लगेगा, तो अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल लो भाई, डिस्टेंस तो दे ही रखा है। अप स्ट्रीम की स्पीड को हम कंसिडर करते हैं v से, ये कैसे आती है, 15 - 3, 15 - 3 यानी 12। अब डिस्टेंस आपके पास 36 है और स्पीड आपके पास 12 है, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, आंसर आ जाएगा 3। तो यह आंसर बना आपका बी, 3 आवर्स। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20th क्वेश्चन में कहता है कि हरी कवर्स 100 मीटर डिस्टेंस इन 36 सेकंड, राम कवर द सेम डिस्टेंस इन 45 सेकंड्स। 100 मीटर का डिस्टेंस है, ये 36 में कवर कर रहा है, ये 45 में कवर कर रहा है, तो टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, टाइम का डिफरेंस दोनों का हुआ 9 मीटर और 9 सेकेंड्स। अब आपको ये पूछा गया है कि हरी जो है वो राम से कितना आगे था, जब वो रेस खत्म हुई तो हरी राम से कितना आगे था, यानी राम कितना पीछे था। तो आपने राम की स्पीड निकाल लेनी है, राम की स्पीड निकाल कर जो टाइम ये आ रहा ना इससे मल्टीप्लाई कर दो बस सीधा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा ऐसे ही करना है आपको। अब यहाँ राम की स्पीड कितनी बनेगी, राम जो 100 मीटर का डिस्टेंस था 45 सेकंड्स के अंदर कवर कर सकता है, ये राम की स्पीड हो गई। तो 9 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 9 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 20 मीटर। तो यानी जो कौन था, हरी, हरी राम से 20 मीटर आगे, यानी जब रेस खत्म हुई तो हरी फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया और राम जो है अभी 20 मीटर पीछे है, क्योंकि उसको 9 सेकंड के अंदर वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो हमारा आंसर बना इसमें 20। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 21, पाइप और सिस्टम का क्वेश्चन है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये एक्चुअल पाइप और सिस्टम का नहीं है, नाम इसमें पाइप और सिस्टम दे रखे हैं। ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है सीधा, कह रहा है कि पाइप जो है कि एक सिस्टम को 20 मिनट के अंदर एम्प्टी कर सकता है, एक पूरे सिस्टम को नहीं, सिर्फ 5/6 पार्ट को 20 मिनट के अंदर एम्प्टी कर सकता है। द पार्ट ऑफ द सिस्टम विच विल बी एम्प्टी इन 9 मिनट, तो 9 मिनट के अंदर कितना एम्प्टी करेगा, तो भाई 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर एम्प्टी करता है 5/6, तो 1 मिनट के अंदर कितना एम्प्टी करेगा, 5/6 इंटू में 20, और 9 मिनट के अंदर कितना एम्प्टी करेगा, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व कर दो, 5 चौक 20 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 3/8 पार्ट को खाली कर देगा, तो आंसर बनेगा 3/8।
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 क्वेश्चन लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है कि 2x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो इस माइनस वन को आप इधर ले जाओ तो 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। यहाँ से -3 को आप उधर ले जाओगे, x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 8। अब दोनों का हमें कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कॉमन सॉल्यूशन दोनों का अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 2 है, 2 को भी काउंट करना है और उससे बड़ी जितनी भी वैल्यू है सबको काउंट करना है। ठीक है, ये कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 8 है, तो यहाँ पर 8 है, 8 को काउंट नहीं करना है, उससे बड़ी जितनी वैल्यू आ रही है सबको काउंट करना है। तो दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन आप देखोगे तो ये ब्लैक वाला पोर्शन ही आ रहा है, यानी 8 से लेकर इंफिनिटी तक। ये आपका आंसर बनेगा 8 टू इंफिनिटी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये भी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, दोनों तरफ मॉड लगा हुआ है। जब दोनों तरफ मॉड लगा हुआ होगा तो सबसे बेटर है कि आप स्क्वेयरिंग कर दो, वो माइनस प्लस का चक्कर ही खत्म। दोनों तरफ मॉड लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर किया मैंने तो ये 9x स्क्वायर बन गया, साइन वैसे ही रखो। ये 6 माइनस 3x है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर, फिर 2a करोगे तो 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है पूरा, खाली ये नहीं कि इसका स्क्वायर कर दिया इसका स्क्वायर कर दिया जी काम हमारा खत्म, पूरा होल स्क्वायर लगाना है। अब यहां से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आप इधर लाओगे तो x की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अगर हम आंसर पे जाते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें एक ऑप्शन नहीं देना, हमें दो ऑप्शन में आंसर देना है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि x की वैल्यू 1 है या उससे बड़ी है, ये 1 होगी, 1 को काउंट करेंगे या उससे बड़ी जितनी मतलब इन्फिनिटी तक, ये सारा हमारा आंसर है। तो इसमें से कौन से इंटरवल हैं जो इस आंसर में आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 1 से स्टार्ट होना है, यानी माइनस वाली वैल्यू या 0 तो आना ही नहीं है ना, तो ये इसमें 0 दिखाई दे रहा है छोड़ दो, इसमें माइनस दिखाई दे रहा है छोड़ दो, इसमें माइनस दिखाई दे रहा है छोड़ दो, बस बचे ये 1 से लेकर 4। तो आगे 1 से आगे जाएंगे तो 4 तक पहुंच गए, फिर आगे 4 से आगे इन्फिनिटी। तो मतलब ये दोनों आंसर हमारे इसके अंदर आ रहे हैं, तो बी और सी इसमें आंसर आना चाहिए। ये बना ऑप्शन हमारा सी, बी एंड सी। उसके बाद आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर कहता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता हो, ध्यान हो आपको कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। तो यहाँ पर जो x u w दे रखा है, x u और w इन तीनों की वैल्यू तो हो गई 0। उसके बाद यहाँ जो वैल्यू होती है उसका नेगेटिव इधर होता है, तो इधर 2 है इधर y है, तो यानी y की वैल्यू हो गई -2। उसके बाद यहाँ z है, यहाँ -1 है, तो इसका मतलब z की जगह 1 होना चाहिए, तभी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यहाँ 6 है, यहाँ v है, तो v की जगह -6 होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि इन सब का स्क्वायर करो, इन सब का स्क्वायर करो और सम करो। तो इनका स्क्वायर तो करने की जरूरत नहीं, 0 ही है। इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका 36 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 41। तो ऑप्शन बना आपका इसमें डी 41। यहां पर कहता है y इक्वल्स टू e की पावर nx देन nth डेरिवेटिव ऑफ y। तो y आपको दिया हुआ है e की पावर nx, ठीक है। अब यहां पर आपको nth डेरिवेटिव बताना है, तो अगर हम पहला डेरिवेटिव करते हैं e की पावर nx तो सेम ही रहेगा, nx की वजह से n आ जाएगा। y2 करेंगे तो फिर ये e की पावर nx तो सेम ही रहेगा, n आगे आ जाएगा, एक n ऑलरेडी है तो n की पावर 2 होगी। तो देखो यहाँ पर जब पहला डेरिवेटिव कर रहे हो तो n की पावर 1 आ रही है, दूसरा डेरिवेटिव कर रहे हो तो n की पावर 2 आ रही है, तो nth डेरिवेटिव करोगे तो n की पावर आ जाएगी n और e की पावर रहेगा nx, मतलब n की पावर n इंटू में y, n की पावर n इंटू में y, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहता है कि रेवेन्यू फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू। भाई मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू का डेरिवेटिव। तो सीधा डेरिवेटिव करो, 4x स्क्वायर का हो गया 8x, 10x का हो गया 10। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 20 पुट करना है, तो 8 इंटू में 20 प्लस 10, 8 इंटू 20 हो गया 160 प्लस में 10 170, ऑप्शन बन गया आपका बी। उसके बाद आता है कि x एक रियल नंबर है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिनिमम या मैक्सिमम करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज करते हैं, उसके लिए पहले डेरिवेटिव करते हैं। तो भाई डेरिवेटिव आपने किया, ये आ गया 2x माइनस 8,
इसको 0 के बराबर पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी x की वैल्यू 4। अब a की वैल्यू आ रही है तो मिनिमम मैक्सिमम जो भी निकलनी है इसी पर निकलेगी, और तो कोई वैल्यू नहीं है। अब वैल्यू निकालते कैसे हैं, इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ क्वेश्चन में। तो यहाँ देखो x का स्क्वायर हो रहा है तो 4 का स्क्वायर 8 इंटू 4 प्लस 17, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 8 4 जा 32 प्लस 17, 17 और 16 33 हो गए, 33 माइनस 32, आंसर आ गया इसका 1। If mu is the mean of random variable, then what is the with the probability distribution, then the value of this. Mu क्या है, इसका मीन है। मीन कैसे निकालते हैं हम, इसको इससे इंटू करेंगे तो 0 आएगा, इसको इससे इंटू करेंगे 4/9 आएगा, इसको इससे इंटू करेंगे 2/9 आएगा, तो मीन आ गया 6/9। अब इसको आप पुट कर दो यहाँ पर 9 म्यू प्लस 4 में, तो म्यू की जगह 6/9 प्लस 4, 9 से 9 कैंसिल, 6 प्लस 4, आंसर आ गया 10। 29th क्वेश्चन में कहता है इन ए गेम ए चाइल्ड विन ₹5 इफ ही गेट्स ऑल हेड और ऑल टेल। ठीक है, कॉइन मतलब गेम हो रहा है, सट्टेबाजी हो रही है। अब इस सट्टेबाजी के अंदर अगर सारे के सारे हेड आ जाते हैं, सारे हेड आ जाते हैं या सारे के सारे टेल आ जाते हैं, तो भैया ₹5 जीतने को मिलेंगे। ठीक, लेकिन अगर उल्टा हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तीनों हेड नहीं आते, तीनों टेल नहीं आते, तो फिर हम क्या करेंगे, 3 बार टॉस कर रहा है ये, यहाँ पर 3 ही बार कर रहा है ना, हाँ 3 कॉइन टॉस कर रहा है, तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो ₹3 हार जाएगा। द एक्सपेक्टेड अमाउंट टू लूज इन द गेम, तो अमाउंट कितना लूज कर रहा है, यानी लूज तो कर रहा है डेफिनेटली, कितना लूज कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो अब पहले तो इसके इवेंट निकाल लो कि भाई तीनों अगर हेड आते हैं, 3 हेड आते हैं तो वो ₹5 जीतेगा, और अगर 2 हेड आते हैं, एक टेल आता है तो ₹3 हारेगा, और अगर एक हेड आता है, 2 टेल आता है तो भी वो ₹3 हारेगा, और अगर तीनों के तीनों टेल आ जाते हैं तो ₹5 वो जीतेगा। जब हम कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो 3 हेड एक ही बार आते हैं, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी बनी 1/8। ठीक है, 3 टेल भी एक ही बार आते हैं, ये भी 1/8, 2 हेड एक टेल, इसके 3 केस बनते हैं, 3 बार टॉस करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/8 और इसकी भी बनेगी 3/8। तो ये अमाउंट हो गया, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये x है ये px है, तो 5 को इससे करेंगे तो 5/8 माइनस 9/8 माइनस 9/8 प्लस 5/8, तो 5 और 5 10 हो गया, 10 माइनस 18 और माइनस 10 माइनस 18 माइनस 8/8, आंसर आ गया -1। माइनस आ रहा है तो मतलब हारने की प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो कितनी आ गई भाई, ₹1 हारने की प्रोबेबिलिटी है, वहां माइनस लगा हुआ है, यहाँ इसने लूज बोला हुआ है, बात दोनों एक ही हो गई। अब यहाँ पर कहता है द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल दिस, यहाँ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है और आपसे इसमें वेरिएंस पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले तरीके से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस का फार्मूला उसमें होता है NPQ। अब n यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर देखो 0.6 की पावर x है और 0.4 की पावर 1 माइनस x है। ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ पर जो p और q होता है ना, उन दोनों का टोटल जो होता है वो n के बराबर होता है, तो यहाँ x और माइनस x को अगर आप काट दोगे तो बचेगा 1, तो n की जगह रखना है आपको 1, p की जगह रखना है 0.6 और q की जगह रखना है 0.4, इनको मल्टीप्लाई कर देना है 0.24। ठीक है, 0.24 यानी ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें हमें मैच द कॉलम करना है और फिर ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन बनेगा। देखो अब यहाँ पर क्वांटिटी इंडेक्स, टाइम सीरीज, प्राइस इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, तो ये 3 तो इंडेक्स है। टाइम सीरीज क्या होती है, टाइम सीरीज क्या होती है इसमें से देखो, मेजर रिलेटिव प्राइस, measure change in quantity, measure average value of goods, statistical observation taken at different point of time for the specific period of time। बी का ऑप्शन जाएगा 4, तो बी को मैच करेंगे 4 के साथ, बी 4 के साथ यहाँ भी आ रहा है, बी 4 के साथ यहाँ भी आ रहा है, तो आप ए की वैल्यू देख लो, 3 आ रही है 2 आ रही है, वही आपका आंसर है। ए क्या हमारे पास, क्वांटिटी इंडेक्स, इसमें से देखो क्वांटिटी इंडेक्स कौन सा है, मेजर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड्स ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी ए का आंसर बनेगा सेकंड, तो ए का सेकंड यहाँ पर है, बी का 4 यहाँ पर है, तो ऑप्शन आपका ये बन गया। सारे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं सारे चेक करने में लग जाओ आप इसमें।
ठीक है, सारे बिल्कुल भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है लेस्पियस प्राइस इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर आप लोगों ने 12th क्लास में नहीं पढ़ा था, तो अब यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। अब लेस्पियस इंडेक्स नंबर जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ P0 और ऊपर P1 होता है, P1Q0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0Q0 इंटू में 100। ये फार्मूला होता है लेस्पियस प्राइस इंडेक्स नंबर का। तो P1Q0 की वैल्यू आपको ये दे रखी है 855, P0Q0 की वैल्यू दे रखी है आपको 700, इनटू में करेंगे आप 100, कैंसिल करो, 7 से इसको डिवाइड करोगे 7, 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, 122 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 122 इधर है आपके पास, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। यहाँ पर कहता है आपसे, ये जो टाइम सीरीज है, इस टाइम सीरीज में a प्लस बी एक्स माइनस 2005 फिट्स द टाइम सीरीज डेट, और जो डाटा देखो 3 4 5 6 7 कंटिन्यूस डाटा दे रखा है यहाँ पर। तो जब डाटा कंटिन्यूस दिया होता है तो a की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको हम ऐसे बना लेते हैं 2003 4 5 6 एंड 7। ये 6 है, ये 13 है, ये 17 है, ये 20 है, फिर ये 24। x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो टाइम है उसमें से मीन टाइम को आप माइनस कर देंगे। तो 2005 को माइनस कर दो सभी में से, तो यहाँ पर 0 आएगा, इधर -1, इधर -2, इधर +1, इधर +2। उसके बाद एक कॉलम हमें चाहिए होता है एक्स स्क्वायर का, फिर चाहिए होता है एक्स वाई का। ये आपके पास y है, तो एक्स स्क्वायर आ गया 41014, और एक्स वाई बनेगा आपका 30, इसको इससे मल्टीप्लाई -12, यहाँ -13, 0, 20, 96, 96 नहीं 22 2 जा 48, 24 2 जा 48। इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, तो 6 और 3 9, 7 16, 4 20, बचे 2 2 2 4, 6 और 2 8। इसका टोटल 0, 4 और 1 5 और 5 10। इसका टोटल देखो 12 और 13 25 हो गया, -25 और 20 -5, -5 में ये करेंगे तो आ जाएगा 43। ए की वैल्यू होती है सिग्मा वाई अपॉन में एन, तो 80 अपॉन में 5 यानी 16 हो गया, और बी की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी 43 अपॉन में 10 आ जाएगा 4.3। तो अब आपसे ए और बी दोनों की सम पूछा है, तो 16 4 20.3 आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है ये आपको बताना है। तो पहले में कहता है कि द डिस्काउंट रेट इज ग्रेटर देन कूपन रेट देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। अगर डिस्काउंट रेट बड़ा होता है तो फेस वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर फेस वैल्यू छोटी हो रही है, तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। An annuity in which the periodic payment began on a fixed date and continues forever is called perpetuity। ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। ठीक है, एक स्टेटमेंट कोई ठीक नहीं है, कई सारी स्टेटमेंट है। तो बी इसमें आ रहा है, बी इसमें आ रहा है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो आपके खत्म, बस ये वाला ऑप्शन खत्म। अब देखो, द इशुअर ऑफ द बॉन्ड पेज इंटरेस्ट एट फिक्स इंटरवल एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इन्वेस्टर इज कॉल्ड कूपन पेमेंट। ये भी बॉन्ड का क्वेश्चन है, आपको शायद अभी आता हो ना आता हो, तो ये भी ठीक स्टेटमेंट है कि जो बॉन्ड इशू करता है वो आपको एक फिक्स रेट से आपको कुछ पेमेंट देता है, उस पेमेंट को हम बोलते हैं कूपन पेमेंट। यानी बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, तो इसमें सी नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी हमारा खत्म। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास बचे। ए सिंकिंग फंड इज ए फिक्स पेमेंट मेड बाय ए बोरोवर टू ए लेंडर एट ए स्पेसिफिक डेट एवरी मंथ टू क्लियर ऑफ द लोन। लोन क्लियर करने के लिए ईएमआई होती है, सिंकिंग फंड नहीं होता है। तो ये डी जो स्टेटमेंट है ये हमारी गलत है, तो डी स्टेटमेंट हमारी दोनों में से किसी में नहीं आ रही थी। ई पे आते हैं, द इश्यू ऑफ बॉन्ड रीपे द प्रिंसिपल फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड टू द इन्वेस्टर एट ए लेटर डेट टर्म एज अ मेच्योरिटी डेट। जो बॉन्ड की फेस वैल्यू होती है जब बॉन्ड मेच्योर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मेच्योरिटी डेट पर जो बॉन्ड आपका मेच्योर होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उसकी फेस वैल्यू। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, तो इसमें आएगा
हमारा कौन कौन सा ठीक हुआ, बी हुआ ठीक, सी हुआ ठीक और ई हुआ ठीक, यानी ये हमारा आंसर बनेगा बी, सी और ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो भी था इसका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 35। यहां भी देखो बस फार्मूले दिए हुए हैं, आपको पता लगाना है कौन सा फार्मूला ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ईएमआई इज ए फ्लैट रेट मेथड। ईएमआई फ्लैट रेट मेथड में फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेमेंट। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, ईएमआई प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं और जितनी भी पेमेंट होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। तो ए हमारा इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये दोनों में से कोई एक ठीक हो सकता है, मतलब ये दोनों तो आप छोड़ ही दो। अब बी और सी में से देख लो बस कौन सा आपको ठीक है, जो आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, बी और सी में क्या कहता है कि सी को देखो, सी में क्या कहता है, इन सिंकिंग फंड ए फिक्स्ड अमाउंट एट द रेगुलर इंटरवल इज डिपॉजिट। सिंकिंग फंड के अंदर एक रेगुलर अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट जो होता है रेगुलर इंटरवल पर डिपॉजिट होता है। तो ये ठीक है स्टेटमेंट, यानी यही हमारा आंसर बनना चाहिए ए और सी। यहाँ पर बी क्यों नहीं आएगा, बी में ये कह रहा है कि भाई जो ईएमआई होती है, ईएमआई में यहाँ फार्मूला होता है आई अपॉन वन माइनस वन प्लस आई की पावर माइनस एन, ऐसा फार्मूला होता है, इसलिए बी जो स्टेटमेंट है वो गलत आ रही है। तो हमारा ऑप्शन बना इसमें सी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है कि मिस्टर देव विशेस टू परचेज एन एसी फॉर रुपीज दिस विद a डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज 5,000 and a balance in EMI for 5 years if bank charges 6% per annum compounded monthly then monthly EMI। अब EMI का फार्मूला हमें यहाँ पर लगाना है, कौन सा, प्रिंसिपल इनटू में आई, वन माइनस वन प्लस आई की पावर माइनस एन। ये क्यों लगाना है, क्योंकि आई आपका देखो 6%, आई कितना है हमारा, हाँ बैंक चार्जेस 6%, लेकिन कंपाउंडेड मंथली है। तो आई की जो वैल्यू आप निकालोगे 6% को 12 से आप कर देंगे डिवाइड, क्योंकि ये आ जाएगा 0.5 और परसेंटेज में करोगे तो आ जाएगा 0.005। ये आई आ रहा है, देखो यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है। अब आपका क्वेश्चन होता है कई बार सर ये कैलकुलेशन बड़ी लंबी होती है, यहाँ पर देखो आपको ना इस पूरे की वैल्यू दे रखी है, इसकी पूरे की वैल्यू दे रखी है आपको, बस आपको प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करना है। प्रिंसिपल कितना बनेगा बस वो ध्यान से करना कि देव ने परचेज करना है एसी 45,000 का और उसने डाउन पेमेंट 5,000 दे दी है, तो उसकी जो ईएमआई बनेगी वो 40,000 रुपये बनेगी। तो प्रिंसिपल की जगह 40,000 रखेंगे, आई की जगह 0.005 रखेंगे और 1 माइनस 1 प्लस 0.005 की पावर कर देंगे, कितना टाइम है 5 साल, 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60, और इसकी पूरे की वैल्यू आपको ये दे रखी है 0.0194। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर 40,000 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.0194 से। तो डेसिमल के बाद 4 प्लेस इधर हैं और इधर 4 जीरो हैं, जीरो सारी खत्म कर दो, 4 चौक 16, 4 नेम 36 37, 4 और 3 7, 776 की आपकी ईएमआई बनेगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं हुई ना, छोटी सी कैलकुलेशन थी। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है द कॉस्ट ऑफ मशीन इज ₹20,000 एंड एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन व्हेन इट वैल्यू डेप्रिशिएट एट 10% पर एनम इज, आपको बतानी है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन, आप डेप्रिशिएशन लीनियर मेथड हमारे सिलेबस में है, लेकिन ये क्वेश्चन उसका है ही नहीं, ये क्वेश्चन उसका है नहीं, ये क्वेश्चन सिंपल अमाउंट का है। यानी आप ये भी कह सकते हो क्वेश्चन 11th का हो गया है, ये भी आप कह सकते हो। अमाउंट का जब फार्मूला आप लगाते थे तो अमाउंट का फार्मूला होता था प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन 100 रेज टू पावर एन। तो ये उसी का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि आज के टाइम में मशीन की जो कॉस्ट है वो 20,000 है, 1। अब मशीन की जो वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है, 20,000, भाई जीरो एक और आएगी। ठीक है, तो अब डेप्रिशिएट हो रही है वैल्यू, तो प्लस की जगह लग जाएगा माइनस। कितनी डेप्रिशिएट हो रही है, 10%। तो 1 माइनस 10 अपॉन 100, कितने साल के लिए पूछ रहा है ये, 10 साल के लिए पूछ रहा है। इससे इसको कैंसिल करो, 10 माइनस 1 9, तो 9 अपॉन 10 की पावर 10, 9 अपॉन 10 का मतलब 0.9 आ गया, और 0.9 की वैल्यू आपको ये दे रखी है 0.35, तो यहां पर आपको रखना है सिर्फ 0.35। 35 दुनी हो गए 70, 2 जीरो हटा दो, आंसर आ गया 700, 7,000। 7,000 क्यों आ रहा है, देखो 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 देखो,
0.35 है, 0.35 को 20,000 से, अच्छा 35 दूनी 70, एक जीरो और आएगी ना उसकी, 70 की एक जीरो और आएगी, दो जीरो वहां से लेंगे तो 7,000 हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बनेगा बी। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 आ गया इन्फ्रेंशियल स्टेट से। यहाँ पर कहता है कि आपसे कि क्या कहता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर द रिलेशन बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। तो कहता है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस म्यू इंक्रीजेज व्हेन इंक्रीज द साइज ऑफ सैंपल। अगर आप सैंपल साइज इंक्रीज करते हो तो जो मार्जिन ऑफ एरर है वो कम होता है। यहाँ पर कह रहा है कि मार्जिन ऑफ एरर बढ़ेगा, एक्स माइनस म्यू का मतलब मार्जिन ऑफ एरर हो गया। तो यार ये ऑप्शन तो गलत है भाई। एक्स और म्यू दोनों बराबर होंगे हर एक सैंपल साइज पे, ये भी गलत है। एक्स माइनस म्यू डू नॉट चेंज विद साइज ऑफ सैंपल, अगर आप साइज ऑफ सैंपल आप बढ़ाते हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन लास्ट ही हमारा ठीक है, एक्स माइनस म्यू डिक्रीजेज व्हेन इंक्रीज द साइज ऑफ सैंपल। अगर आप साइज ऑफ सैंपल बढ़ाते हो तो उसकी जो वैल्यू होती है, जो सैंपलिंग एरर आती है वो कम होती जाती है, यानी यही हमारा आंसर है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पर। यहां पर आपसे बोलता है बिलो आर द स्टेजेस फॉर ड्राइंग स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। आपको कोई डाटा दे रखा है, उस डाटा से आपको इन्फ्रेंसेस निकालना है, अनुमान निकालना है, एनालिसिस करना है, तो आपके क्या स्टेप्स होते हैं। और सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको डाटा मिलता है ना, डाटा क्या है, पॉपुलेशन। तो सबसे पहले बनना चाहिए पॉपुलेशन नंबर वन पे। अब पॉपुलेशन से आप क्या करते हो, सैंपल निकालते हो। सैंपल निकालते हो तो आगे आपके पास ये। अब देखो कि बी के बाद ए कहां पर आ रहा है, बी के बाद ए सिर्फ यहां पर आ रहा है और यहां पर आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप तो पॉपुलेशन होगा, तो इसका मतलब हमारा यही आंसर बनेगा। ये वाला यहाँ बी ए बनेगा, तो डी कह रहा है, डी क्या था, डाटा टेबुलेशन। डाटा टेबुलेशन तो बाद में करेंगे ना, पहले सैंपल निकालेंगे फिर उसको टेबुलेट करेंगे। तो ऑप्शन हमारा ये वाला बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन आर दिस। कॉर्नर पॉइंट आपको दे रखे हैं, मैक्सिमम ऑफ जेड माइनस मिनिमम ऑफ जेड आपको फाइंड करना है। तो यानी कॉर्नर पॉइंट का निकालने का झंझट नहीं है, सीधी वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पर 0 2 आप पुट करोगे, यहाँ पर 0 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 3 6। फिर दूसरी वैल्यू 3 0 पुट करोगे, ये भी आ जाएगा 6। फिर 6 0 पुट करोगे तो 6 2 12। 6 और 8 पुट करोगे तो 6 2 12 प्लस 8 3 24, ये आ जाएगा 36। अब कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम इन दोनों में से कोई भी ले लो। 36 माइनस 6 करोगे तो आंसर आएगा 30। ऑप्शन आ गया आपका ये। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है सीताराम ए मनी लैंडर लैंड ए पार्ट ऑफ ₹20,000 टू श्याम एट ए सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम and the remaining to the Sushil at 10% per annum at simple interest. Sitaram earned an annual interest income of ₹18,000 based on the given information. Answer what is the mean of the interest. तो इंटरेस्ट का आपको मीन बताना है कि दोनों से जो इंटरेस्ट वो निकालता है वो क्या हमारा आंसर बनेगा। अब भाई यहाँ पर मीन निकालने के लिए आपको ये तो पता है कि 6% नहीं बनेगा, 16% भी नहीं बनेगा, क्योंकि मीन जो आएगा उन दोनों के बीच में ही आएगा। अगर मान लो एक वैल्यू और ऐसी दी होती ना तो हमारा आंसर बिना सॉल्व करे ही निकल जाता, यानी हमारा आंसर या तो 8 आएगा या 9 आएगा। अब अगर हम यहाँ पर 8 या 9% के हिसाब से निकाल लें तो मेरे ख्याल ज़्यादा हमें आसान पड़ेगा। तो अगर मैं मीन इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 20,000 है ना, तो 20,000 में से एक पार्ट 10% पर देता है, 6% पे देता है, और एक पार्ट 10% पर देता है। तो फिर हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा या कुछ शॉर्टकट तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं। एक पार्ट हम मान लेते हैं एक्स है, एक्स का 6% ले लेंगे। दूसरा पार्ट हमारा कितना बनेगा, 20,000, 2 लाख माइनस एक्स, 2 लाख माइनस एक्स, इसका 10% हो जाएगा। और यहां से जो हमारे पास इंटरेस्ट बन रहा है वो 18,000 का बन रहा है, यानी इन दोनों का सम 18,000 बनेगा। तो ये हो जाएगा 6x/100। यहाँ से 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, काटना वाटना मत अभी। यहाँ आ जाएगा 10x/100, ये आ जाएगा 18,000। तो 6 और -10 करेंगे, -4x/100, ये उधर चला जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो बेशक, ये 20,000 बनेगा, 20 - 18 यानी -2,000।
माइनस कैंसिल, 4 से कटेगा 25, 25 दूनी 50। तो यानी एक पार्ट हो गया 50,000 और एक पार्ट हो गया हमारा 1,50,000। ऐसे बनेगा। जो 6% पर दिया हमने वो 50,000 है, और जो हमने 10% पर दिया वो 1,50,000 है। तो अब हम यहाँ पर ये जो मीन इंटरेस्ट है ये निकालने के लिए अब एलिगेशन मिक्सचर का कंसेप्ट लगा लो। जो पहला अमाउंट है 6% पर आप दे रहे हो, दूसरा अमाउंट 10% पे दे रहे हो, और जो मीन है वो आपको फाइंड करना है। तो 6% पर अमाउंट दे रहे हो वो हमने निकाल लिया 50,000 है, और यहाँ जो अमाउंट आप दे रहे हो 1,50,000 है। तो इन दोनों की रेशो निकालेंगे, इससे इसको काट देंगे तो 3 पे कटेगा, तो सीधा 1/3 लिख लो पूरा लिखने की बजाय। इधर से आ जाएगा 10 माइनस एम अपॉन एम माइनस 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एम माइनस 6 इक्वल्स टू 30 माइनस 3m। ये इधर आ जाएगा 4m हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, तो m की वैल्यू बनेगी 9। यानी जो मीन निकला हमारा वो आ जाएगा 9। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया। ये क्वेश्चन भाई ये लंबा बिल्कुल नहीं है, केस स्टडी है। 5 क्वेश्चन हम इकट्ठे कर दिए हमने इसमें, 5 क्वेश्चन इकट्ठे इसके अंदर कर दिए तो लंबा है क्या। अब देखो बाकी के आंसर कैसे निकलेंगे। अब आप ध्यान रखना कि पहला पार्ट 50,000 है, दूसरा पार्ट 1,50,000 है, मीन हमारा निकल गया 9। अब देखो इसमें अगले जो 4 क्वेश्चन है ना वो इसी से रिलेटेड ही है, तो आपको इसी को ही यूज करना है। वही क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। क्वेश्चन में अब यहाँ पर कहता है कि व्हाट रेशो डिड सीताराम लैंड द मनी एट 6%, 10%। क्या रेशो निकाली थी हमने, 1 और 3, 50,000 और 1.5 लाख। तो यहाँ पर पहले इसका ऑप्शन बनेगा ए, यानी 42 का आंसर आ गया ए। उसके बाद आते हैं 43 पर। यहाँ कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड श्याम बोरो। श्याम जो था उसने कितने पे लिया था, 6% पे लिया था। 6% वाला कितना निकला था, 50,000। तो इसका आंसर आ गया 50,000, यानी ऑप्शन बन गया इसका सी। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी लैंड एट 10% पर एनम। 10% पे कितना अमाउंट दिया गया, 1,50,000। तो 1,50,000 ये इसका ऑप्शन बन गया डी। अब यहाँ कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट पेड बाय द श्याम एंड सुशील रिस्पेक्टिवली। श्याम और सुशील ने कितना इंटरेस्ट पे किया, ये इसकी रेशो आपको निकालनी है। उनका जो अमाउंट है वो 1 और 3 की रेशो में था, लेकिन इंटरेस्ट ऐसे नहीं था, ठीक है। इंटरेस्ट ऐसे नहीं होगा। आपने कितना अमाउंट लिया था, पहले वाले ने लिया 6% पर कितना, 50,000, ठीक है। दूसरे वाले ने 10% पर लिया कितना, 1,50,000। इसकी रेशो निकालो। ये 1 और 3 नहीं आएगी, ये कटेगा 3 पर, ये आएगा 2 पर, ये आएगा, तो इसकी रेशो आएगी 1 और 5, ठीक है। इसकी रेशो आएगी 1 और 5, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें आपका बी। तो आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन से हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब भी क्या लेंथी कहोगे उसे, ठीक है, 5 नंबर की वर्थ रखता है। आगे जो क्वेश्चन है 5 वो भी केस स्टडीज है। अब इसमें आपको क्या कहता है कि एक केबल नेटवर्क ऑपरेटर है, स्मॉल टाउन है, उसके अंदर 500 सब्सक्राइबर उसके पास है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भाई, सब्सक्राइबर बढ़ाने, ठीक है, और शेयर करना जितना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। अब अपने चैनल की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे। तो 500 सब्सक्राइबर इसके पास है, एंड ही यूज टू कलेक्ट ₹300 पर मंथ फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर, और हर एक पर्सन से वो 300 रुपए लेता है। अब कहता है ही प्रपोज द इंक्रीज द मंथली चार्जेस एंड इट इज बिलीव्ड फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ ₹1 वन सब्सक्राइबर विल डिसकंटिन्यू द सर्विस। और वो कहता है कि अगर वो पैसे अपने बढ़ाता है, यानी 1 रुपये बढ़ाएगा तो 1 सब्सक्राइबर उसका कम हो जाएगा, 10 रुपये बढ़ाएगा तो 10 सब्सक्राइबर उसके कम हो जाएंगे। तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। If X is the monthly increase in the subscription amount, then the number of subscriber are। अगर उसने X रुपीज बढ़ाए तो उसके जो सब्सक्राइबर है X कम हो गए, X कम हो गए तो कितने सब्सक्राइबर रह गए, अभी 500 है, 500 में से X माइनस कर देंगे तो 500 माइनस X, ये सब्सक्राइबर हो गए। ध्यान रखना ये भी केस स्टडी है। फिर आगे 47 में कहता है कि केबल ऑपरेटर जो है वही सारा क्वेश्चन तो वही है, दोबारा रिपीट करने का फायदा नहीं। टोटल रेवेन्यू कितना होगा, उसके सब्सक्राइबर हो गए 500 माइनस एक्स, ठीक है। वो रेवेन्यू पहले ले रहा था 300 का, अब उसने एक्स रुपए बढ़ा दिया तो ये इसका रेवेन्यू बन गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है, ऐसे ही छोड़ा हुआ है। देखो 300 प्लस एक्स इंटू में 500 माइनस एक्स, ये बन गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कहता है कि द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर विच गिव्स द मैक्सिमम रेवेन्यू। अब मैक्सिमम रेवेन्यू आपको निकालना है, तो रेवेन्यू के लिए हमने क्या किया था, रेवेन्यू के लिए हमने किया था 500 माइनस एक्स इंटू 300 प्लस एक्स,
ये हमारा रेवेन्यू था, इतने सब्सक्राइबर थे, इतना उसकी सब्सक्रिप्शन फीस हो गई। इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 3 15, 1 2 3 4 0, 500 माइनस 300 यानी 200x और माइनस एक्स स्क्वायर, ये रेवेन्यू फंक्शन है। अब इसको मैक्सिमम हमें दिखाना है कहाँ पर होगा, तो उसके लिए आप इसका डेरिवेटिव कर दो, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 200 माइनस 2x, इसको आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू बनेगी आपकी 100, यानी 100 सब्सक्राइबर होंगे तो इस पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि एक ही वैल्यू है तो चेक करने की जरूरत नहीं है कि इस पर मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, इसी पर ही आएगा जो भी आना है। तो हमारा आंसर बन गया 100। उसके बाद फिर क्या कहता है, 49 में कहता है व्हाट इज द इंक्रीज इन चेंजेस पर सब्सक्राइबर दैट यील्ड मैक्सिमम रेवेन्यू। मैक्सिमम रेवेन्यू अगर होगा तो कितने उसने रेट बढ़ाए थे, उसने बढ़ाया था 100 रुपए। ठीक है, इसका ऑप्शन बन गया ए। द मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेटेड, अब मैक्सिमम रेवेन्यू आपको निकालना है कि कितना रेवेन्यू जनरेट किया गया। तो ये निकालने के लिए आपको फिर पीछे जाना पड़ेगा। हमारे पास रेवेन्यू कितना आया था, रेवेन्यू आया था हमारे पास, ये रेवेन्यू था। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि ये रेवेन्यू है। इसको आप इसके अंदर x की जगह आप पुट कर दो 100, तो 500 माइनस एक्स और 300 प्लस एक्स, 500 माइनस एक्स और 300 प्लस एक्स। तो 500 माइनस 100 करोगे 400, यहाँ भी आ गया 400, तो आंसर आ गया 1,60,000। ये आपका मैक्सिमम रेवेन्यू आ गया। ठीक है, ये बन गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 50। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। उसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, कोर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, और उसको करने में आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। और साथ साथ फिनिश करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि अगर यूट्यूब पर तो हमारा कोर्स अब स्टार्ट हो चुका है। आप लोग अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो गॉड क्लासेस की ऐप पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा सारा कुछ, और वहाँ पर जाके आप CUT या CUT प्लस जनरल टेस्ट दोनों की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, तो उसमें आप इनरोल कर सकते हैं अपने आप को और हमारे साथ CUT की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Jungle.